Hello, my name is Ashish Sharma and in this lecture we are going to discuss field effect transistor and in short we call it FET. ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये IIT JAM में बिल्कुल नहीं है, तो जो IIT JAM की पर्टिकुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं दो स्टूडेंट कैन स्किप दिस। अदरवाइज नेट गेट या फिर जेस्ट वगैरह या फिर जितने भी PhD एंट्रेंस हैं अपने फिजिकल साइंस के उन सभी के अंदर जो अपना FET आता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी की मान लो ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर है या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर है, तो अगर ग्रेजुएशन कोर्स में है और वो बच्चा जैम की तैयारी कर रहा है तो उसको ये लेक्चर देख लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहली बात आती है तो ये है कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, जो FET है, ये ट्रांजिस्टर है एक, ये बात तो पता चल गई, ट्रांजिस्टर है। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है FET जो है ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस ही होता है जैसे BJT होता है। तो पहली चीज़ क्या आती है कि FETs are 3 terminal device as BJT। मतलब जैसे BJT 3 टर्मिनल डिवाइस होता है वैसे FET भी क्या 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो इसके अंदर 3 टर्मिनल कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। तो उससे पहले अपन किसकी बात कर रहे थे, BJT की बात कर लेते हैं। तो BJT में क्या होता है, कलेक्टर होता है, बेस होता है और इमिटर होता है। ये तीन क्या होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये BJT है अपना। ऐसे अपने FET के अंदर भी 3 क्या होंगे, 3 टर्मिनल होंगे। पहला जो टर्मिनल उसको अपन बोल रहे हैं सोर्स टर्मिनल, यहाँ पे होगा गेट टर्मिनल और ये अपना होगा ड्रेन टर्मिनल। इसकी स्ट्रक्चर क्या है ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले चीज़ ये क्लियर हो गई, जो FET है वो क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है जैसे कि BJT होता है। सेकेंड चीज, लेकिन BJT अपना क्या होता है भाई, बाइपोलर डिवाइस है। BJT क्या है, बाइपोलर डिवाइस है। बाइपोलर का क्या मतलब हो गया कि इसके अंदर दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, करंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगे। दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स से क्या मतलब है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी और होल्स भी। जबकि FET के अंदर क्या होता है, ओनली कौन कंट्रीब्यूट करता है, सिंगल टाइप चार्ज कैरियर। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, यूनिपोलर। क्या बोलते हैं, यूनिपोलर। मतलब इसमें क्या करेंगे, ईदर इलेक्ट्रॉन और होल्स कंट्रीब्यूट इन करंट। तो देखो ये एक डिफरेंस आ गया कि BJT अपना बाइपोलर है जबकि अपना जो FET है वो क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन और कुछ चीज़ों की बात करें अपन, तो आपको पता होगा कि जो अपना जो BJT होता है, BJT के अंदर जो आउटपुट करंट है IC, उसका इनपुट करंट से क्या रिलेशन होता है, ये आउटपुट करंट है। इनपुट करंट के साथ क्या रिलेशन होता है, बीटा इंटू IB, ये इनपुट है, यही होता है। तो एक लीनियर रिलेशन है आउटपुट करंट का इनपुट करंट से। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो IC है वो फंक्शन है किसका, IB का। बोलो इसका मतलब क्या हो गया कि इन BJT इनपुट करंट कंट्रोल्स आउटपुट करंट। और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। BJT को क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। दैट्स वाई वी कॉल BJT करंट कंट्रोल डिवाइस। लेकिन जो अपना FET होता है ये क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। मतलब इसके अंदर जो आउटपुट करंट है वो क्या है, ड्रेन करंट है ID। तो जो FET है उसके अंदर जो ID है वो फंक्शन होता है VGS का, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज का। किसका फंक्शन होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज का। और किस तरीके से कंट्रोल करता है ये अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि इसका फंक्शन है, किस तरीके से कंट्रोल करेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो भाई, आउटपुट करंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, इनपुट वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए जो अपना FET है, FET को क्या बोलते हैं,
वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। क्या बोलते हैं? वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। क्लियर है? दोनों 3 टर्मिनल हैं, लेकिन ये बाइपोलर है, ये यूनिपोलर है। ये करंट कंट्रोल डिवाइस है बीजेटी, और एफईटी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसमें आउटपुट करंट को इनपुट वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन गेन की बात करें तो जो गेन होता है वो बीजेटी का ज़्यादा होता है। दोनों को जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो एम्पलीफायर और स्विच के रूप में किया जाता है। लेकिन एम्पलीफिकेशन की जब अपन बात करें तो जो बीजेटी का जो गेन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एफईटी। लेकिन फिर भी जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट होते हैं, मतलब आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब आईसी, शॉर्ट में अपन आईसी बोलते हैं, उसके अंदर एफईटी को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। क्यों प्रीफर किया जाता है? क्योंकि जो एफईटीज हैं वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होती हैं इन कंपेरिजन टू बीजेटी। पहला रीज़न तो ये है। और दूसरा रीज़न क्या है कि जो एफईटी होती हैं वो साइज में छोटी होती है इन कंपेरिजन टू बीजेटी। तो एफईटीज आर स्मॉलर इन साइज compared to BJT and more thermal stable as compared to BJT. That's why in integrated circuit FETs are preferred, इनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब थर्मल स्टेबल का मतलब क्या है? आपको बीजेटी के बारे में पता है कि जिसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं, जैसे बेस टू एमिटर वोल्टेज अपन कितना लेते हैं? 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए ऑफसेट पैरामीटर कितना हो जाता है? ये ऑफसेट वोल्टेज 0.3 वोल्ट। ऐसे ही अपन लीकेज करंट होता है ICO, ठीक है, ऐसे बीटा होता है। तो ये सब क्या है? थर्मल टेम्परेचर से चेंज हो सकते हैं ये सारे पैरामीटर। और ये सब चीज़ें चेंज हो रही है, मतलब बीजेटी की जो एनालिसिस है वो बदलेगी। जैसे आपने बताया लीकेज करंट क्या हो जाता है? हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए डबल हो जाता है। ये कितना हो जाता है? डबल लीकेज करंट हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो अब ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही जो अपना एफईटी होता है, इसके अंदर स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं गेट करंट की, IG, और IG को ऑलमोस्ट कितना लिया जाता है? 0 लिया जाता है। क्यों लिया जाता है इसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। IG 0 क्यों होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कि स्टैंडर्ड वैल्यू हुई कि IG अपन 0 ले रहे हैं, तो IG की भी वैल्यू बदल सकती है, और इसकी जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट अगर अपन बात करें तो नैनो एम्पियर में होती है। तो ये भी थर्मली थोड़ा इफेक्ट आता है इस पर भी, लेकिन इनमें इफेक्ट ज़्यादा आता है इन कंपेरिजन टू IG। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफईटी है वो ज़्यादा थर्मली स्टेबल है इन कंपेरिजन टू बीजेटी। तो इसके कुछ बेसिक्स थे। अब अपन आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एक और मेन चीज़ कि अपन इसको भैया ये एफईटी क्यों कह रहे हैं? एफईटी का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कह रहे हैं? तो देखो, फील्ड का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि जो वोल्टेज है, ग्राउंड टू सोर्स जो वोल्टेज है, ये कंट्रोल कर रही है किसको? करंट को कंट्रोल कर रही है। तो वोल्टेज और करंट में तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपको कनेक्शन पता ही डायरेक्ट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है एफईटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज which controls the output current। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या करता है? आउटपुट को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोल देते हैं। तो इसके कुछ बेसिक्स हो गए हैं। अब अपन इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ओके, तो ये मैं हटा देता हूँ। और अपन जो क्लासिफिकेशन है इनका, सॉरी, जो डिफरेंसेस हैं, कंपैरिजन जो है बीजेटी और एफईटी का, ये जैसे अपना एफईटी खत्म हो जाएगा उसके बाद भी अपन जो डिस्कस करेंगे। तो अपन एक टेबल बना लेंगे, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी जो है इसके डिस्कस कर लेंगे अपन।
तो फिलहाल अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो ये है यहाँ पे भैया अपना फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसको पहले देखो, ऐसे तो जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे इनकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन जितने अपने सिलेबस में अपन उनकी बात करेंगे। तो एफ को भैया दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मोसफेट। MOSFET is nothing but metal oxide semiconductor field effect transistor and this is junction field effect transistor। ठीक है, तो FET को अपन दो में कन्वर्ट कर दिए। अदरवाइज देखो, अगर आप गूगल करते हो then you will have almost 50 to 60 type of transistors, but they are not our interested topics because they don't belongs into our syllabus। अब अपने सिलेबस में बिलोंग नहीं करते, तब उनको क्यों डिस्कस करें। अदरवाइज अगर आपको, जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ FET, ये मैं बॉयल स्टेट जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ उसी को फॉलो कर रहा हूँ, और उसका ये चैप्टर नंबर 6 है। और आज मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगा, मैं क्या भूल जाता हूँ, आज जो मेरे लैपी के अंदर जो है बुक है PDF है, तो मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा जितने लोग इंटरेस्टेड हों। अदरवाइज आपको देखो, बुक अगर नहीं पढ़ने का टाइम मिलता तो आप तो इन सब चीज़ों को रिवाइज करो। बुक पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि बुक पढ़ने से देखो आपकी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड होगी। जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको खुद को सोचना पड़ता है। फिलहाल मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अभी क्या है, तैयार हलवा मिल रहा है, वहाँ पे आपको हलवा खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को फॉलो कर सकते हो, चैप्टर नंबर 6 को। तो जैसे इसके अंदर आपको मैथ्स फैट भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इसके अपने सिलेबस में नहीं है, अपन इन दो को डिस्कस करेंगे। अब इनको भी आगे जो है क्लासीफाई करते हैं किसके अंदर, ये क्या है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको दो पार्ट में कर देते हैं, एन चैनल एंड पी चैनल, एन चैनल एंड पी चैनल। इनको अपन बताएंगे जब मैं इनके कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। इधर मोसफेट को दो टाइप में जो है डिवाइड किया जाता है। पहला होता है डी मोसफेट, एंड हियर डी मीन्स डिप्लेशन टाइप, डिप्लेशन टाइप। और सेकंड होता है ई मोसफेट, ई का मतलब है एनहांसमेंट टाइप। दोनों हो गए। अच्छा, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर क्या होता है, इनिशियली नो चैनल, मतलब चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसके अंदर जो चैनल है एग्जिस्ट इन बिगिनिंग, शुरुआत से ही इसके अंदर क्या होता है, चैनल एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर चैनल शुरुआत में नहीं होता है, बाद में फॉर्म होता है, और जब अपन इनकी कंस्ट्रक्शन बताएंगे तब अपन ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आगे जाके फिर क्या करते हैं, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डी मॉसफेट भी कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, एन चैनल एंड पी चैनल। और ये भी कितने टाइप के, दो टाइप के, एन चैनल एंड पी चैनल। तो ये क्या हो गया भैया, क्लासिफिकेशन हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, जितना अपने अपने सिलेबस के अंदर और वो अपन पढ़ेंगे। तो अब अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, जे फैट से कर रहे हैं, और जे फैट के अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे अपन। अच्छा, जो नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराए हैं उन नोट्स के अंदर आपको FET नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि किसका टॉपिक है, जैम का टॉपिक नहीं है ये, है ना। और वो नोट्स किसके थे, अपने जैम के स्टूडेंट के थे। तो ये नोट्स आप प्रॉपर बना लेना साथ के साथ। तो नेक्स्ट भैया अपन क्या पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ जे फैट, ठीक है, किस तरीके से ये बन रहा है। तो चलो बताते हैं।
तो ये एक पहले क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की स्लैब है। अब इसके अंदर डोपिंग की जाती है, तो देखो किस तरीके से जो है डोपिंग रखी जाती है। तो देखो अगर मैं एन चैनल की बात करूं तो ये एन होगा और ये जो दो स्मॉल रीजन है ये पी टाइप के होंगे। अगर मैं पी टाइप चैनल की बात करूंगा तो ये रीजन पी होगा और ये दोनों एन होंगे। क्लियर है? डिफरेंस समझ में आ गया एन चैनल और पी चैनल के अंदर? क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अपने पास 4 ओमिक कनेक्शन होंगे। कितने कनेक्शन होंगे ओमिक कनेक्शन? 4 ओमिक कनेक्शन होंगे। फिर आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि 3 टर्मिनल डिवाइस है। अभी 3 टर्मिनल डिवाइस और अपन 4 ओमिक कनेक्शन बना रहे हैं, तो 3 टर्मिनल कैसे बनेगा उसके अपन बात करेंगे। लेकिन पहले आप लोग कमेंट करो जिन लोगों को पता है कि ओमिक कनेक्शन क्या होता है। और अपन फिजिक्स में जब पढ़ते हैं ओमिक कनेक्शन को तो अपन कितना एक लाइन में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर आप लोग गूगल करोगे, अगर इंजीनियर से पूछोगे तो आपको ओमिक कनेक्शन के ऊपर पूरी की पूरी बुक्स मिल जाएंगी भाई, भारी भारी ओमिक कनेक्शन के ऊपर। अब ओमिक कनेक्शन को यहाँ पे अपन सिर्फ कितना सा बता देते हैं, मेटेलिक कनेक्शन। क्या बता देते हैं? मेटेलिक कनेक्शन। मतलब अगर ये कनेक्शन ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ओमिक कनेक्शन हो गया। लेकिन जो मेटेलिक कनेक्शन जो बनाया जाता है इसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं और इंडस्ट्रियल यूज इसका काफ़ी वाइड है। इसके ऊपर आपको पूरी की पूरी एक बुक मिल जाएगी सिर्फ ओमिक कनेक्शन के ऊपर, ठीक है? क्योंकि इनको भाई इंटरएटमिक लेवल तक किस तरीके से जो है मेटल को एम्बेडेड करना होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, ये टेक्निक्स होती हैं इसकी। लेकिन अपन अपने वो काम का है नहीं, तो अपन सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि ये मेटल कनेक्शन है, ठीक है? तो अब 4 ओमिक कनेक्शन है और अपने को भैया बात क्या है, अपने को जो अपन बात कर रहे हैं कि 3 टर्मिनल है, तो किस तरीके से है उसकी बात करते हैं। तो देखो ये पहला, ये क्या हो गया? सोर्स टर्मिनल। क्या हो गया? सोर्स टर्मिनल। ये क्या था अपना? गेट टर्मिनल। और ये क्या है अपना? ड्रेन टर्मिनल। ठीक है? तो ये क्या हो गया, एक्चुअली ये दोनों होते हैं कॉमन। मतलब अच्छा, इस तरीके से मैंने बनाया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। इसके ऊपर से लेने का मतलब क्या है, समझते हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स में? इसका मतलब कि इसको टच नहीं कर रहा है ये यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है। तो बोलो 3 टर्मिनल बन गए नहीं बन गए? बन गए साहब, ठीक है। अब ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये एन टाइप, ये फिर पी टाइप। इसका मतलब जो मैंने ये जो रीजन बनाया है, ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्लेशन लेयर्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्लेशन लेयर को। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर 2 पीएन जंक्शन है। कितने जंक्शन है? पीएन, 2 पीएन जंक्शन है। इसका मतलब 2 डिप्लेशन लेयर है। अब देखो एक एक सवाल का अपन जवाब देंगे अच्छे से। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर भैया, ठीक है। अब डिप्लेशन लेयर किस तरीके से बनती है, इनकी विड्थ क्या होती है, किस तरीके से क्या बनता है, इसका पीएन जंक्शन का अपना पुराना वीडियो है, आई बटन पे क्लिक करोगे मिल जाएगा, वरना तो भाई सर्च कर लो अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में। पीएन जंक्शन का जो है डायोड के मतलब जो इनिशियल लेक्चर है उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है? तो अपन वो सब चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, रिमाइंड करा देता हूँ, डिप्लेशन लेयर का क्या मतलब होता है? देयर इज नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मतलब कि इसके अंदर क्या नहीं होता, मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, सिर्फ आयंस होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ आयंस। इन डिप्लेशन रीजन और लेयर देयर आर नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होंगे, सिर्फ आयन होंगे। तो ये क्या हो गया भैया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन किसकी बात करते हैं आगे, इसके सिंबल की ओर बात कर लेते हैं कि इसका सिंबल किस तरीके से बनेगा। लेकिन सिंबल से पहले एन चैनल और पी चैनल का मैं दोबारा बता देता हूं। एन चैनल में क्या होता है और पी चैनल में क्या होता है। एन चैनल में देखो बीच में एन है और किसके बीच सैंडविच है ये, 2 पी टाइप मटेरियल के। जबकि पी चैनल में बीच में पी टाइप मटेरियल होगा और साइड में ये जो रीजन होगा ये क्या होगा,
एन टाइप मटेरियल होगा। क्लियर है? दोनों के बीच आ गया डिफरेंस समझ में? ठीक है, अब अपन बात करते हैं सिंबल की। तो भैया सिंबल बनाते हैं फिर। पहली चीज तो क्लियर रखना, ये जो लाइन है आगे तक जाएगी, है ना? क्योंकि अगर ये लाइन आप ऐसे बनाते तो दूसरा ही सिंबल बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ये लाइन कंप्लीट लेनी है यहाँ तक, आगे तक। क्लियर? ठीक। अब ये क्या है आपका? सोर्स टर्मिनल है, तो ये करंट आई एस है, ये करंट आई डी है, ड्रेन करंट है, और ये करंट क्या है आपका? गेट करंट है। तो देखो इसमें भी एन चैनल और पी चैनल में किस तरीके से जो डिफरेंस बताया जाता है, गेट करंट की डायरेक्शन से। तो अगर ये एन चैनल है, अगर ये एन चैनल है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे आपको एक एरो मिलेगा अंदर की तरफ ऐसे, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। लेकिन अगर ये पी चैनल है, अगर ये क्या है? पी चैनल है, तो आपको ये जो एरो है ये बाहर की तरफ मिलेगा, यूं मिलेगा। समझ गए? एन चैनल में अंदर की तरफ और पी चैनल में बाहर की तरफ। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने ये जो करंट की डायरेक्शंस बताई हैं, ये कैसे बताई है? इनको जो पावर सप्लाई दी जाती है वो फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। मतलब ये डी टर्मिनल है, ये एस है, ये जी है, मतलब वी डी एस क्या रखा जाता है? पॉजिटिव है। अब वी डी एस पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर फ्लो होंगे? अरे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। वी डी एस पॉजिटिव का क्या मतलब है? वी डी एस का मतलब वी डी माइनस वी एस, और ये पॉजिटिव मतलब वी डी बड़ा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऊपर। तो चार्ज की डायरेक्शन किधर? चार्ज फ्लो की डायरेक्शन ऊपर इलेक्ट्रॉन की, तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? नीचे। तो करंट ऊपर से नीचे आएगा, मतलब ये ड्रेन करंट ऐसे। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अब ये जो आइडियली क्या होता है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आइडियली क्या होता है, आई जी जीरो लेते हैं अपन, गेट करंट जीरो लेते हैं। अदरवाइज अगर होता भी है, ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये किस में होता है? नैनो एम्पियर में होता है। तो सवाल ये उठता है कि भैया ये जीरो क्यों हो रहा है? एक से चीज़ को समझो, जब अपन एफ को यूज़ करते हैं तो ये जो वी जी एस है इसको रखा जाता है नेगेटिव। इसका मतलब जी वी जी एस नेगेटिव है, इसका मतलब वी जी लेस देन है वी एस से, मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। वी जी एस नेगेटिव का क्या मतलब है? वी जी माइनस वी एस नेगेटिव। और ये कब हो सकता है? जब ये क्या हो? स्मॉल हो और ये बड़ा हो। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला जो जंक्शन है आपका पी एन जंक्शन, ये पी एन जंक्शन, ये क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। क्या होगा बताओ? रिवर्स बायस होगा या नहीं होगा? अरे रिवर्स बायस होगा, होगा। तो आपको पता है रिवर्स बायस के अंदर इम्पिडेंस कितना हो जाता है? बहुत ज़्यादा हाई, मेगा ओम के अंदर होता है। किस में होता है? मेगा ओम के अंदर। और यहाँ पे देखो इन टर्मिनल के बीच कोई जंक्शन ही नहीं है, सिर्फ सेमीकंडक्टर है, तो करंट इजीली फ्लो हो सकता है। तो सारा का सारा करंट क्या हो जाता है? आई एस इक्वल टू आई डी। क्या आ जाता है? सारा करंट आई एस इक्वल टू आई डी हो जाता है, और गेट से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस जंक्शन की वजह से मेगा ओम के अंदर इंपिडेंस होगा, मेगा ओम के अंदर होगा तो भैया करंट कैसे फ्लो होगा? और होगा भी तो नेग्लिजिबली करंट होगा, यानी कि नैनो एम्पियर के अंदर होगा। तो ये डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि आई जी जीरो क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई, सिंबल हो गया। नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं इसकी वर्किंग, ये किस तरीके से जो है काम करता है। तो देखो भाई, एक चीज को समझो, जो एफ सॉरी जी एफ की जो वर्किंग है, इसको किससे कंपेयर कराया जाता है? वाटर एनालॉगी से। अगर आप बॉयल स्टेट में पढ़ते तो आपको वहाँ पे भी एनालॉगी मिल जाएगी। अभी वाटर एनालॉगी क्या है? ये बिल्कुल जैसे अपन नल होता है, टैप, हिंदी में नल बोलते हैं, इंग्लिश में टैप टैप बोलते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, नल बंद है,
तो जीरो, कोई पानी नहीं आ रहा। थोड़ा सा खोला तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये होता है ऐसे, है ना, इसके अंदर ऐसे होल होता है, और एक नल का होल है। तो जब ये होल और वो बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं तो मैक्सिमम आता है। अरे मतलब मान लो यहाँ पे एक होल है, तो ये होल और पानी का पाइप का होल अगर सीधे में जाते हैं तो मैक्सिमम पानी आएगा, और जब ये घूम जाता है यूं हो गया तब ये रुक गया पानी। तो ये चीज़ होता है, मतलब जो नोब होती है टैप के ऊपर, वो कंट्रोल करती है वाटर के फ्लो को, ठीक है। तो जो आगे से मान लो ये कोई भी नल है, नीचे पानी गिर रहा है आपका, यहाँ पे जो है अपनी टैप है, ठीक है। तो ये जो पानी आ रहा है ये तो क्या हो गया भैया आपका सोर्स, जहाँ पानी गिर रहा है वो हो गया सिंक, और ये जो नोब हो गया ये हो गया गेट। नोब किसका काम करती है, गेट का, मतलब पानी की क्वांटिटी को कंट्रोल करती है। तो गेट क्या कर सकता है, करंट फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। करंट फ्लो को मतलब आउटपुट करंट अपना आईडी है, सो गेट कैन कंट्रोल आउटपुट करंट यानी कि ड्रेन करंट कर सकता है। अगर अपन इससे कंपेयर कराएं तो सवाल उठता है कैसे, सवाल क्या उठता है, हाउ, कैसे भैया। इन फिजिक्स वी ऑलवेज हैव हाउ एंड व्हाई, एंड व्हेन वी आंसर देन देयर कम्स अनदर हाउ एंड व्हाई, एंड दिस इज अ इन्फिनिटी सीक्वेंस, चलता रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई कैसे, तो एक चीज को समझो, अगर ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये जो डिप्लेशन लेयर है, इसकी जो विड्थ है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ, इसको मैं बढ़ा दूं, किसी भी तरीके से मैं बढ़ा दूं तो ये बढ़ेगी। तो क्या होगा, ये जो एन टाइप मटेरियल जो था यहाँ, इसकी विड्थ क्या होगी, कम होगी, बोलो होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर मैं डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ा दूं किसी भी तरीके से, तो एन जो रीजन है अपना, इसकी विड्थ कम होगी। इसकी विड्थ कम होगी तो इसका मतलब क्या है, देयर विल बी obstruction in the motion of electron, in the motion of electron, इलेक्ट्रॉन के मोशन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब इलेक्ट्रॉन के मोशन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो मतलब जो करंट है आपका वो क्या होगा, घटेगा, बोलो। अगर डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ाई तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के जो मोशन है उसको क्या लगेगा भैया, बाधा आएगी। अरे मान लो किसी रूम से आपको बच्चे निकालने हैं, ठीक है, बहुत सारे 100 लोग हैं। अब अगर गेट छोटा है तो निकलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर गेट बड़ा है तो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, तो सेम चीज़ है। तो अगर ये रीजन कम होएगा तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो मतलब करंट डिक्रीज होगा। तो अपने को ये पता चल गया कि अगर मैं डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ा दूं तो मैं इस करंट को कम कर सकता हूं। सो बेसिकली जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो कनेक्टेड हो गई है आउटपुट करंट से, ये पता चल गया अपने को, पहला हाउ आ गया। अब अगला हाउ क्या आता है, एक और हाउ क्या कहता है, ठीक है ये तो पता चल गया, लेकिन मैं इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ को कैसे बढ़ाऊं, सवाल क्या आता है, मैं कैसे बढ़ाऊं। तो कमेंट करो अगर आपको पता है तो देखो क्या होता है, जो पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन में अगर आप रिवर्स बायसिंग देते हो, क्या देते हो, रिवर्स बायसिंग देते हो, तो जैसे जैसे आप बायसिंग को बढ़ाते हो वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती जाती है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती चली जाती है, बोलो हाँ या ना, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस दे दूं, इन दोनों पीएन जंक्शन को, तो क्या होगा, इसकी विड्थ बढ़ती चली जाएगी, और ये विड्थ बढ़ती चली जाएगी, एन की विड्थ कम होती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन के मोशन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और करंट घट जाएगा। तो बोलो करंट कंट्रोल हो गया नहीं हो गया, तो बिल्कुल ऐसे नल की तरह आ गया ना, ये रीजन कम होता जा रहा है। फिर अगर आपने वो वापस से VGS को क्या करोगे, रिवर्स बायसिंग को कम करोगे, हटाओगे, तो वापस से डिप्लेशन लेयर जो है कम हो जाएगी और वापस से ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो नल की तरह काम कर रहा नहीं कर रहा, इसीलिए इसको अपन बोल रहे हैं वाटर एनालॉजी। क्लियर है, अच्छा। तो अब रिवर्स बायसिंग से आप क्या कर सकते हो भैया, डिप्लेशन लेयर की विड्थ को बढ़ा सकते हो। इसीलिए जो वर्किंग है JFET की, तो अगर n चैनल है तो n चैनल के अंदर VGS को या तो 0 रखा जाता है, दो केस में पढ़ते हैं, या तो 0 या नेगेटिव, और अगर ये P चैनल है तो पॉजिटिव रखा जाएगा, क्योंकि P चैनल है तो ये P होगा, ये N होगा, ये N होगा। तो ये रिवर्स बायसिंग कब होगा, जब यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे ये आगे किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव से। तो अगर P चैनल है तो VGS क्या होगा, पॉजिटिव, किसके लिए, P चैनल के लिए, अगर आपको वर्किंग करानी है इसकी तो। और अगर VGS नेगेटिव रखते हो तो कब नेगेटिव रखेंगे, N चैनल के अंदर,
तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी क्या थे क्यों थे ये सब समझ में आ गया। अब अपन जो है करेंगे और उससे क्या इफेक्ट आएंगे, अब अपन ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे कि भैया ये अपन जब विड्थ कर रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट जो है नोट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। एक बार चलो भाई, तो वर्किंग को अपन दो केसेस के अंदर पढ़ेंगे। केस 1 जब क्या रहे, VGS 0 वोल्ट रहे, और केस 2 जब VGS क्या रहे, नेगेटिव रही। अब ध्यान रखना, ये मैं एन चैनल के लिए बता रहा हूँ, है ना। नेगेटिव कब रहता है, एन चैनल के लिए। जैसे अपन ने बीजेटी में एनपीएन के लिए पढ़ते हैं, और सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट किसके लिए लग जाएगी, पीएनपी के लिए। तो यहाँ पे भी अपन एन चैनल की बात कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए लग जाती है, पी चैनल के लिए लग जाती है। बस ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा उसमें, बाकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी बदलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इन दोनों ही केस के अंदर जो VDS है, VDS क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ये क्या रखी जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या रखी जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखी जाती है। तो भैया अब अपन बात करते हैं किसकी, केस 1 की बात करते हैं। मतलब VGS कितना है, 0 वोल्ट, और VDS कुछ भी वोल्टेज ले लेता हूँ, जैसे कि मैं VDD। जैसे वहाँ पे अपन कलेक्टर पे जो सप्लाई देते थे तो उसको अपन क्या लिख देते थे, VCC लिख देते थे। तो चलो भाई कनेक्ट करते हैं। तो ये तो हटाओ, तो VGS तो 0 रखना है, इसका मतलब इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँ और इसको क्या कर दूँ, ग्राउंड कर दूँ। तो VGS 0 हो गया ना भाई, ठीक है। और VDS को पॉजिटिव रखना है कुछ वैल्यू, तो ये लो भैया, और पॉजिटिव कितना रख दिया, VDD के बराबर, ठीक है। ये हो गया अपना सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब क्या होगा उसकी बात अपन करते हैं। तो देखो, VDS मान लो शुरुआत के अंदर कितना है, 2 वोल्ट है, कितना है, 2 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है। अरे 2 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, ग्राउंडेड है, ठीक है। मतलब अपन नीचे आ रहे हैं तो वोल्टेज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यही बात है, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो कहीं पे बीच में 1.5 भी होगा, कहीं पे 1 भी होगा, कहीं पे 0.5 भी होगा और फिर 0 होगा, ठीक है। अचानक से तो 2 0 हो नहीं जाएगा कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2, ठीक है। क्यों, एक सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे मान लो 4 इक्वल रेजिस्टेंस में डिवाइड कर लो इसको, कितने में, 4 इक्वल रेजिस्टेंस में। अरे आपको पता है आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो रेजिस्टेंस है वो आर है, तो यहाँ तक की लेंथ का कितना हो जाएगा, R/4। ऐसे ही यहाँ तक का कितना हो जाएगा, R/4, R/4 एंड R/4। सो दिस इज R/4, दिस इज R/4, दिस इज R/4 एंड दिस इज R/4। अब इनमें देखो ID और IS बराबर होते हैं, करंट सेम है, तो मतलब एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सारे मैंने बराबर लेंथ में डिवाइड किए, इसका मतलब सारे रेजिस्टेंस भी बराबर हैं। इसका मतलब इन पे सब पे वोल्टेज ड्रॉप भी बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो 2 का 4 बराबर भाग आप बनाओगे, डिवीजन बनाओगे, कितना बनेगा, 0.5। मतलब इस पे कितना खर्च हो गया, 0.5। तो यहाँ कितना बचा, 1.5, यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ कितना बचा, 0.5, और ये कितना हो गया, 0। क्लियर है, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये बात तो पता चल गई कि भैया जब आपने इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है, तो इस पे वोल्टेज 0 है और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा वो देखो आप। अगर मैं इस रीजन की बात करूं, यहाँ लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, इस रीजन की बात करूं तो यहाँ पे ये ओमिक कनेक्शन से कनेक्टेड है, कितने पे, 0 वोल्ट पे। तो ये जो पीएन जंक्शन है, अरे ये पी है, ये एन है, तो ये जो रीजन है इसमें कितना रिवर्स बायस है, इधर 0 है, इधर 1.5 है, तो कितने से रिवर्स बायस है, ये 1.5 से रिवर्स बायस है।
अगर मैं इस रीजन की बात कर लूँ तो ये इधर 0 है, इधर 1 वोल्ट है। अरे इस तरफ एन में तो 1 वोल्ट है और इस तरफ 0 है, तो कितने से रिवर्स बायस है? 1 वोल्ट से। ऐसे ये रीजन कितने से रिवर्स बायस है? 0.5 से। इसका क्या मतलब हुआ कि अलग अलग जो रीजन है, अगर अपन लेंथ के अलोंग चले तो अलग अलग रीजन के अंदर रिवर्स बायसिंग वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग है। बोलो क्लियर है? अब आपको पता है जितनी ज्यादा रिवर्स बायसिंग वोल्टेज होगी, जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा रिवर्स बायसिंग वोल्टेज होगी। बताओ क्लियर है ये चीज़? इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर डिप्लेशन लेयर ज़्यादा विड्थ बढ़ेगी और नीचे कम बढ़ेगी। मतलब टॉप पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द बॉटम। बोलो क्लियर है या नहीं है? अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो आराम से पूछना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि मुझे अब क्या बनाना है, बड़ी हुई डिप्लेशन लेयर बनानी है। तो ऊपर से ज़्यादा बढ़ानी है और नीचे से कम बढ़ानी है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ इसकी विड्थ को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। तो देखो नज़र आ रहा होगा, जैसे जैसे मैं ऊपर गया मैंने इसकी विड्थ ज़्यादा बढ़ाई है। तो जो डिप्लेशन लेयर पहले देखो ग्रीन रीजन तक थी, वो कहाँ तक हो गई है? जो रेड डॉटेड लाइन मैंने बनाई है वहाँ तक आ गया है। कहाँ तक आ गई है? रेड जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है वहाँ तक हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अपन ने भैया इसको क्या दे दी? रिवर्स बायसिंग दे दी। इतना हो गया अब डिप्लेशन लेयर। लेकिन ध्यान रखना ऊपर ज्यादा बढ़ी है विड्थ और नीचे कम बढ़ी है। ऐसे इधर देखो, ये मैं मिटा लेता हूं, समझाने के लिए बताया था ये। Oh my God. ठीक है। अच्छा, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आप लोग से, जैसे मैंने पोल भी क्रिएट किया था कि भाई कितने लोग ऑनलाइन देखते हो, तो मोस्टली 70% लोग कह रहे थे कि हम ऑनलाइन देखते हैं। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं वॉच टाइम देखता हूँ एनालिटिक्स के अंदर, तो मेरे एक वीडियो पे जैसे अगर 150 व्यूज़ हैं तो वॉच टाइम होता है सिर्फ 150 मिनट्स। और आपको पता है मेरा लेक्चर होता है 1 घंटे का। मतलब आप में से 2 से 3 लोग भी उसको क्या नहीं देख रहे हो, पूरा नहीं देख रहे हो, और यहाँ पे 70% वोट कर रहे हो कि ऑनलाइन देख रहे हैं। तो देखो जिन लोगों को नेट प्रॉब्लम है, इंटरनेट प्रॉब्लम है, ठीक है वो डाउनलोड कर लिया करो। लेकिन इससे क्या आता है, देखो चैनल को ग्रो करने में भी आप हेल्प करो। क्योंकि देखो ये मेरा मिशन है कि ठीक है मैं फ्री में जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मेरे पास सच में मैं बहुत ज़्यादा जो है आइडियाज़ पे काम कर रहा हूँ आपको और ज़्यादा बेटर से बेटर देने के लिए। लेकिन वो तब हो पाएगा जब अपन एक बड़ी फैमिली बन पाएंगे, मतलब एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो डेफिनेट सी बात है मैं ज़्यादा रिसोर्सेज गैदर करूँगा। ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे अपन और अच्छे से चीज़ें जो है कर पाएंगे। कि मैं फ़िलहाल प्लान कर रहा हूँ कि अपन कुछ रूरल एरियाज़ के बच्चों के लिए भी कुछ करें, या फिर जो असाइनमेंट है ऑलमोस्ट मैं 40+ असाइनमेंट तैयार करने की सोच रहा हूँ। तो देखो वो सब तब होगा जब अपन थोड़ा ग्रो करेंगे। तो जो अपना वीडियो उसको थोड़ा ऑनलाइन देखा करो एक तो, ठीक है। अगर आपके पास नेट प्रॉब्लम नहीं है, नेट प्रॉब्लम है तो भाई क्या करें, फिर डाउनलोड कर लो। दूसरी चीज़, शेयर करो यार। पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। जब मैं कह रहा हूँ कि भाई नॉलेज ही तो शेयर कर रहे हो आप, मतलब अगर सबके दोस्त होते हैं, जैसे अगर आप साइंस से तो बहुत सारे दोस्त आपके होंगे, क्लासमेट होंगे, शेयर कर दिया करो यार। लिंक शेयर कर दिया करो उनको, क्या फ़र्क पड़ रहा है, पैसे थोड़े लग रहे हैं। चलो आगे अपन वापस अपनी चीज़ पे जाते हैं। इससे क्या यार मुझे मोटिवेशन मिलेगा, नॉर्मल सी बात, आप भी समझ सकते हो। अगर चैनल ग्रो होता है, अच्छी परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि मैं इतनी जो है हार्ड वर्क कर रहा हूँ लेकिन उस हिसाब से क्या नहीं आ रहा, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो कई बार लगता है मन को ऐसे। तो बस एक रिक्वेस्ट है थोड़ी, बाकी अगर आप नहीं भी करोगे तो भी मैं करूँगा, है ना, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है। अगर 10 बच्चे भी देखेंगे तो भी मैं कोर्स कंप्लीट डालूंगा। और अब जो एग्ज़ाम की डेट है नवंबर आई है, नवंबर तक सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ में मैं काम कर रहा हूँ, कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, एंड एवरीथिंग विल बी अमेजिंगली। मतलब सब कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसे होंगी कि आपको कोचिंग मटेरियल जो है ना, जो कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं 35,000 40,000 फीस में, वो लोग भी इतना प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे जितना मैं करूँगा। लेकिन आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। चलो तो ये आपने आ गया, तो मैं इसको स्टेटमेंट को लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एज, अच्छा अब देखो
ये बढ़ गया। अब अगर मैं 2 वोल्ट की जगह कितना कर देता हूँ, अब इस बार मैं VDS 4 वोल्ट ले लेता हूँ, तो क्या होगा, अब यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, या 0। तो अब देखो पहले क्या था, पहले यहाँ पे 1.5 था और 0 था, तो ये रिवर्स बाइसिंग कितने वोल्ट की थी, 1.5। अब कितने वोल्ट की हो गई है, 3 वोल्ट की हो गई है, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ और बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जैसे जैसे VDS बढ़ाऊंगा डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, लेकिन एक चीज भी क्लियर है कि जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो टॉप पर ज्यादा बढ़ेगी और बॉटम में कम बढ़ेगी। इसका मतलब, लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट, as we increase drain to source voltage, यानी कि VDS, width of depletion layer increases because of reverse biasing, of PN junctions. But remember that depletion layer width increases more at top as compared to bottom, मतलब बॉटम के कंपैरिजन में कहाँ पे ज़्यादा बढ़ती है, टॉप पर ज़्यादा बढ़ती है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब जैसे जैसे अपन VDS बढ़ाते जा रहे हैं विड्थ बढ़ती जा रही है, तो एक लेवल ऐसा आएगा जब ये दोनों डिप्लेशन लेयर क्या कर जाएंगी, टच कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? टच कर जाएंगी। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, ये टच नहीं करती हैं, और क्यों टच नहीं करती मैं वो बताऊंगा। ऑलमोस्ट टच करती हैं, फिर अपन ऐसे कह सकते हैं अपीयर टू टच ईच अदर। अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि टच कर गई, लेकिन देयर इज ऑलवेज ए पिंच, एक छोटा सा होल रह जाता है, टच नहीं करती हैं ये। तो क्या कहते हैं अपन कि जैसे जैसे अपन VDS इंक्रीज करते जाएंगे, देन आफ्टर अ पर्टिकुलर वोल्टेज both depletion layers appear to touch each other, एक दूसरे को टच करती हुई प्रतीत होंगी, ऐसा लगेगा कि टच कर रही हैं, बट नेवर टच। अब नेवर टच क्यों, वाई, इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले ये बना देते हैं। तो क्या होगा भैया, ये मैं मिटा लेता हूं अब। ऊपर से ज़्यादा विड्थ बढ़ती है, नीचे से कम बढ़ती है, ये भी ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। ठीक है, तो यहाँ देखो, बस पिंच बनाना है आपको एक, तो यहाँ देखो छोटी सी जगह रह जाती है, बस ऑलमोस्ट टच कर देता है, ऑलमोस्ट टच कर देता है। अच्छा, अब वो जब ये केस आता है, उस वोल्टेज को अपन कहते हैं पिंच वोल्टेज। क्या कहते हैं? पिंच वोल्टेज। मतलब जब आपका VDS जो है वो मोड ऑफ VP का मतलब होता है पिंच वोल्टेज। लेकिन ध्यान रखना, मैं मोड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो पिंच वोल्टेज है उसको डिफाइन जब किया जाता है किसके रेस्पेक्ट में, VGS के टर्म में डिफाइन किया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे मोड लगा रहा हूँ। मतलब N चैनल के लिए क्या होगा, जो VP होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि VGS नेगेटिव होता है ना, और P चैनल के लिए VP पॉजिटिव होगा। तो हालांकि अपन इस केस को भी कह सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होगा। डेफिनेशन में इसकी कब दूंगा, अभी बताऊंगा जब अपन सेकंड केस की बात करेंगे। किसकी डेफिनेशन? पिंच वोल्टेज की। तो जब VDS VP के बराबर हो गया, मतलब अगर मान लो किसी का पिंच जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है किसी FET का, तो पिंच वोल्टेज नेगेटिव होगा, एन चैनल है तो -6 दिया होगा, P चैनल है तो प्लस होगा। तो इसका मोड मतलब जैसे +6 वोल्टेज होगा
तो ये पिंच बन जाएगा, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये वाली सिचुएशन, ठीक है। अब पिंच बन गया तो पहली चीज तो नेवर टच ईच अदर, तो नेवर टच, कभी टच क्यों नहीं करते हैं इसको समझो। अगर ये टच कर गए तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो क्या करंट होगा? क्या करंट नहीं होगा, करंट जीरो हो जाएगा, या ID और IS जीरो हो जाएंगे, क्योंकि रास्ता ही नहीं बचा भाई जाने के लिए। करंट जीरो हो गया तो करंट जीरो का मतलब ओपन सर्किट है भाई, मतलब ये यहां से ओपन हो जाएगा, यहां से, अरे इसमें करंट ही नहीं आएगा, यहां से ओपन हो गया। अब जब करंट ही नहीं है तो क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा? नहीं होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है मान लो, लेकिन ये रीजन तो कट ऑफ हो गया बिल्कुल बिल्कुल इन टर्मिनल से, क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस आएगा इन पॉइंट पे जो अपन बना रहे थे बीट 2 1 1.5, वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा तो इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, तो पीएन जंक्शन के दोनों तरफ सेम वोल्टेज रहेगा। और सेम वोल्टेज रहेगा इसका क्या मतलब हुआ कि डिप्लेशन लेयर विड्थ नहीं बढ़ेगी, जितनी ओरिजिनल थी उतनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर ये टच कर गए तो वापस कहाँ जाएगा? अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाना चाहिए था। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब ये टच करेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि टच कर गया तो वापस विड्थ तो कम हो जाएगी, टच करते ही करंट जीरो होती है, डिप्लेशन लेयर वापस से कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि भैया रिवर्स बायसिंग नहीं रही। तो ध्यान रखना कभी भी टच नहीं करता है ये, ठीक है, ठीक है। और ये लाइनें याद रखना कि ऊपर ज़्यादा करता है और नीचे कम, नीचे जो विड्थ है वो थोड़ी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊपर रिवर्स बायसिंग वोल्टेज ज़्यादा होती है, नीचे कम होती है। क्लियर है? अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि ये पिंच हो गया, लेकिन अगर मैं वोल्टेज को इससे भी ज़्यादा बढ़ा दूँ तो क्या होगा? अब क्या होगा? पिंच बन गया लेकिन उससे भी ज़्यादा 6 वोल्ट से भी ज़्यादा बढ़ा दूँ तो क्या होगा? तो आप बताओ मुझे क्या होगा। जब तक पिंच नहीं बना था तब तक जैसे जैसे आप क्या कर रहे थे, वोल्टेज बढ़ा रहे थे, वोल्टेज डिफरेंस बढ़ा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच रहे थे, तो करंट बढ़ रहा था। मतलब VDS के साथ साथ कौन बढ़ रहा था? ID बढ़ रहा था। लेकिन जैसे पिंच बना, मतलब एक छोटा सा रीजन बन गया बस अब इलेक्ट्रॉनों के जाने के लिए। अब चाहे आप VDS कितना ही बढ़ा लो, ये करंट तो नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? अरे भाई वोल्टेज बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा, लेकिन रास्ता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए, छोटा सा पिंच बन गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद आप चाहे कितना ही ये बढ़ा लो, करंट नहीं बढ़ पाएगा। तो करंट इस पे, इसके ऊपर जो करंट होगा वो ही करंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे कौन सा करंट होगा? वो मैक्सिमम करंट होगा और उसको अपन बोलते हैं IDSS। तो ये सैचुरेट हो गया, फिक्स हो गया करंट, मतलब अब जो है ड्रेन करंट या सोर्स करंट नहीं बढ़ेगा इस केस के अंदर। क्लियर है? ठीक है। अब अगली बात आती है कि IDSS का क्या मतलब है। नोटेशन दे रहे हैं तो नोटेशन का कुछ तो मतलब होना चाहिए, है भाई। तो बताते हैं IDSS का क्या मतलब है। तो ये जो IDSS ये क्या बताता है? D का मतलब ड्रेन, S का मतलब सैचुरेशन, फिक्स हो गया ना, करंट सैचुरेट हो गया, और S का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो इसमें शॉर्ट सर्किट कौन हो रहा है? आपको पता है अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? VGS = 0 के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें इनपुट टर्मिनल क्या है? शॉर्ट सर्किट है। वोल्टेज 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट, इसका मतलब इनपुट क्या है? शॉर्ट सर्किट है। तो यहाँ पे IDSS की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगी? IDSS क्या हो गया? मैक्सिमम ड्रेन करंट व्हेन VGS = 0 वोल्ट। क्योंकि VGS जब नेगेटिव होगा तब भी मैक्सिमम सिचुएशन आएगी, लेकिन उसको अपन IDSS नहीं कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो IDSS सिर्फ कब कहेंगे? जब VGS 0 होगा, दैट इज इनपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट। तो ये हो गई डेफिनेशन IDSS की। तो D का मतलब ड्रेन, S का मतलब सैचुरेशन और दूसरे S का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो IDSS आप समझ गए होंगे। सिर्फ मैक्सिमम ड्रेन करंट लिखते हो तो गलत है। मैक्सिमम ड्रेन करंट व्हेन VGS = 0, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो, ड्रेन करंट एट VDS और VDD = VP एंड VGS = 0। ये भी लिख सकते हो आप कि ड्रेन करंट व्हेन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू द पिंच वोल्टेज एंड ग्राउंड टू सोर्स वोल्टेज इज 0 इज कॉल्ड ड्रेन करंट। क्लियर है?
ठीक है। अच्छा, अब अपन किसकी बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। लेकिन केस 2 से पहले मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना देता हूँ। इसका क्या बना देता हूँ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। फिर अपन केस 2 पढ़ेंगे और फिर केस 2 का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे क्या इफेक्ट आ रहा है। क्लियर है, चलो। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं भैया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, तो ये भैया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब हो गया, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज एट डिफरेंट लेवल ऑफ VGS, यानी कि इनपुट वोल्टेज। BJT के लिए अपन क्या करते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक IC वर्सेज VCE एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनपुट करंट IB, क्योंकि वहां पे करंट कंट्रोल डिवाइस है, यहाँ पे ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो ID वर्सेज VDS एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या हो रहा है भैया, जैसे जैसे मैं शुरुआत के अंदर VDS 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ पे भी 0, जैसे बढ़ाया तो करंट फ्लो होगा, और जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो आपको भी पता है अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह तो काम कर रहा था, तो क्या होगा, लीनियर रिलेशन आएगा और ये करंट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही VDS क्या होगा, VP के बराबर होगा, तो पिंच ऑफ हो जाएगा, पिंच ऑफ सिचुएशन आ जाएगी, और उसके बाद करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। तो कौन सी वोल्टेज के लिए VGS इक्वल टू 0 वोल्ट के लिए है ये, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है भैया, मोड ऑफ VP। मोड क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इसके लिए जो VP है वो नेगेटिव डिफाइन किया जाता है, क्योंकि VGS की टर्म में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर भी अपन क्या बात कर रहे हैं ये हो गया। अब एक चीज बताओ, ये VGS हो गया 0 वोल्ट। अब VGS के अलग अलग लेवल पे जब अपन पढ़ेंगे, केस 2 में पढ़ेंगे, तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ओमिक रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं, किसमें लीनियरिटी का फॉलो करना है ना, ओमिक रीजन। और इसके जो बाद का रीजन है इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन, क्योंकि करंट क्या हो गया है, सैचुरेट हो गया है। या फिर पिंच ऑफ रीजन, क्योंकि पिंच ऑफ वोल्ट के बाद का रीजन है ये इसको एक्टिव रीजन भी बोलते हैं। अब ये ध्यान रखनी है ये चीज, BJT के अंदर सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन दो अलग अलग चीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को सेम ही मतलब है। यहाँ पे FET के लिए क्या है, सेम मतलब इसका, याद रहेगा। तो क्या हो गया, ये तो हो गया, यानी कि जो इसके इस तरफ है ये तो ओमिक रीजन हो गया। आगे सैचुरेशन रीजन कह सकते हैं, पिंच ऑफ रीजन कह सकते हैं, या फिर एक्टिव रीजन कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया कि इन दो FET के अंदर सैचुरेशन एंड एक्टिव रीजन आर सेम, वाइल इन BJT एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन्स आर डिफरेंट थिंग्स। Okay, so camera is still working and I hope mic is also working, because I have already recorded all the lectures of FET in a single time, and unfortunately mic was not working and I have to record it again. So during this time I am checking again and again. ठीक है, तो अपना केस 1 हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन केस 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। तो मैं ये मिटा लेता हूं एक बार। अच्छा, ये जो करंट है ये कितना है, IDSS। ये क्या करंट है, अब मिटा ही रहा हूँ, ये तो IDSS है ना, मैक्सिमम करंट। तो भैया अब अपन केस सेकंड की बात करते हैं, मतलब इसकी बात करते हैं। तो देखो, पिछली बार VGS 0 था, मान लेता हूं मैं इस बार VGS कितना है, -2 वोल्ट मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, या पहले -1 वोल्ट मान लो।
तो पहली चीज़ मैंने क्या कहा था कि माइनस क्यों डिफाइन कर रहे हैं उसकी बात अपन करते हैं। तो देखो मतलब पिंच वोल्टेज को नेगेटिव क्यों कहते हैं उसकी बात करते हैं। तो आपने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था भैया कि जो पिंच ऑफ कितना माना था, मान लो 6 वोल्ट पे आ रहा है, पिंच ऑफ कितने पे हुआ, 6 वोल्ट पे हुआ। 6 वोल्ट का मतलब जब यहाँ वोल्टेज 6 है और यहाँ 0 है, यही बात है, डिफरेंस मतलब 6 का। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बैटरी लगा देता हूँ, ये -1 वोल्ट की है ये, तो डिफरेंस 6 कब हो जाएगा, जब आप VDS 5 रखोगे तभी हो जाएगा ना। अरे VDS कितना रखोगे, ये 5 रखोगे और ये -1, तो जो पहले पिंच ऑफ VDS = 6 पे हो रहा था वो पिंच अब कहाँ हो जाएगा, VDD के 5 वोल्ट पे ही हो गया है। क्यों, क्योंकि एक माइनस का इसने दे दी तो डिफरेंस -1 इधर और 5 इधर, इसका मतलब -1 और 5 में कितना डिफरेंस है, 6 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जैसे जैसे VGS को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, किसके अंदर, नेगेटिव रीजन के अंदर, क्योंकि अपन N चैनल पढ़ रहे हैं, P चैनल में पॉजिटिव होता है ये, मतलब पहले -1 वोल्ट करता हूँ, फिर -2 वोल्ट करता हूँ, फिर -3 वोल्ट करता हूँ। जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे जो सैचुरेशन है, वैसे वैसे जो सैचुरेशन है कम्स अर्ली, मतलब एट लो वोल्टेज ऑफ VDS। मतलब मान लो पहले मैंने 0 वोल्ट पे किया था तो VDS = 6 वोल्ट पे पिंच हुआ था। अब मैंने इसको -1 वोल्ट पे फिक्स कर दिया और मैंने वापस से VDS को बढ़ा के देखा, तो जब देखा कि इस बार तो जब VDS 5 वोल्ट था तो ही पिंच हो गया, जल्दी हो गया। फिर मैंने VGS को -2 वोल्ट पे फिक्स कर दिया और फिर मैंने वापस VDS को चेंज करके देखा, अरे ये फिक्स रखना है एक बार, हर एक बार, और इसको चेंज करके देखा जाता है। तो इसको मैंने फिर -2 पे फिक्स कर दिया, इसको देखा तो इस बार पिंच कितने पे आ गया, VDS = 4 पे ही आ गया। फिर जब मैंने इसको कितना कर दिया, -5 कर दिया, तो VDS = कितने पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस हो गया ना 6, अरे -5 और 1 6, पिंच कितना है 6। इसका मतलब अगर इसको मैं -6 कर दूंगा तो VDS = 0 पर ही पिंच आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा, 0 पर, क्योंकि इसको कितना रिवर्स बायस चाहिए था, इस जंक्शन को 6 वोल्ट का रिवर्स बायस चाहिए था, और 6 वोल्ट का कौन प्रोवाइड कर रहा है, VGS ही प्रोवाइड कर रहा है, तो VDS की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वैल्यू ऑफ VGS where pinch occurs at VDS = 0 volt is called pinch off voltage। समझ में आया, मतलब VGS की वो वैल्यू जिसके ऊपर VDS को 0 रखने पर भी पिंच आ जाए, VDS को 0 रखने पर भी पिंच आ जाए, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पिंच ऑफ वोल्टेज हो जाएगी। तो मतलब जब ये 0 था तो अपने को इसको कितना रखना पड़ रहा था, 6 वोल्ट रखना पड़ रहा था, ताकि दोनों का डिफरेंस यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में कितना आ रहा था, 6 वोल्ट, और पिंच हो रहा था। लेकिन अगर अब मैं इसको -6 कर दूं और इसको सिर्फ 0 रख लूं तो भी इस पे कितना रिवर्स बायसिंग है, 6 वोल्ट का ही है। अरे ऐसे देखो यारों, ये P है, ये N है, पहले ये मैं 0 वोल्ट पे दे रहा था तो इधर मेरे को 6 वोल्ट देना पड़ रहा था, तभी रिवर्स बायस में आ रहा था, और इतना रिवर्स में आ रहा था कि पिंच बन जाए। ठीक है, अब अगर इसको मैं -6 कर दूं, इसको 0 कर दूं, तो भी तो वही बात है, अभी भी तो 6 वोल्ट से रिवर्स बायस यही है। तो मतलब VGS की वो वैल्यू जहां पे VDS के 0 वोल्ट पे पिंच बन जाए, VGS की उसी वैल्यू को क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। अब N चैनल के लिए VGS नेगेटिव होता है, N चैनल के लिए, फॉर N चैनल VGS नेगेटिव होता है, इसका मतलब पिंच वोल्टेज भी नेगेटिव होगा। बोलो आया नहीं आया समझ में। जबकि P चैनल के लिए, जो P चैनल होता है उसके लिए VGS पॉजिटिव लोगे तो पिंच वोल्टेज भी पॉजिटिव ही आएगा। तो अपन अगला सवाल आता है कि जब सर मैग्नीट्यूड बराबर ही है भाई, अरे जब इसको नेगेटिव ले रहे हो, अरे VGS की टर्म में बता रहे हो तो VP को नेगेटिव लेना है, और VDS की टर्म में बता रहे हो पॉजिटिव लेना है, तो बोला सर फिर इसको VDS की टर्म में क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वजह देखो, क्योंकि अपन गेट टर्मिनल को क्या मान रहे हैं,
अपन गेट टर्मिनल को क्या मान रहे हैं, कंट्रोलर मान रहे हैं कि भैया गेट कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए अपन चाहते हैं कि जो पिंच वोल्टेज है ना उसको अपन गेट की वोल्टेज के टर्म्स में बताएं। किसकी टर्म में बताएं, गेट की वोल्टेज की टर्म्स में बताएं, क्योंकि गेट कंट्रोल का काम कर रहा है? इसीलिए इसको VGS के टर्म में डिफाइन किया गया, वरना तो अरे वैल्यू तो सेम ही है, क्या फर्क पड़ रहा है। VDS के टर्म में भी डिफाइन कर देते, क्या कह देते, वैल्यू ऑफ, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, वैल्यू ऑफ VDS वेयर पिंच अकर्स एट VGS इक्वल टू 0 वोल्ट। फिर भी पिंच तो उतना ही आता है, लेकिन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अपन गेट को कंट्रोलर मानते हैं, इसलिए गेट वोल्टेज के टर्म्स में जो है इसको थ्योरेटिकली डिफाइन कर दिया गया। तो एन चैनल के लिए VGS नेगेटिव, VP भी नेगेटिव, और पी चैनल के लिए VGS भी पॉजिटिव और VP भी पॉजिटिव। मतलब ध्यान क्या रखना है कि ये क्या हो, रिवर्स बायस हो, तभी तो ये विड्थ बढ़ेगी। क्लियर है? तो इस केस में अपने एक तो डेफिनेशन निकल गया गई किसकी, अपने पिंच की, ठीक है। दूसरा क्या निकल के आ गया भैया अपने पास, कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, VGS का लेवल बढ़ाते हो, वैसे वैसे पिंच जल्दी आ रहा है, मतलब वैसे वैसे VDS की कम वैल्यू पे ही आ रहा है, कम वैल्यू पे ही आ रहा है ना। जैसे मान लो जब इसको आप -1 रख रहे हो तो VDS की 5 वोल्ट पे पिंच आ रहा है, ये एक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाता हूँ मैं, है ये सब मिटा देता हूँ। अच्छा, और ये बताना कमेंट करके कि यार मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और जब अपन BJT पढ़ लेते हैं ना तो अपने की थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉन्सेप्ट जब हो चुकी होती है तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की अपन अब बात कर रहे हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वही, ये क्या है ID, ये क्या है VDS, और एट डिफरेंट लेवल ऑफ VGS। तो सबसे पहले 0 के लिए बना देता हूँ मैं, है ये किसके लिए था, VGS इक्वल टू 0 वोल्ट के लिए था, है ना, ठीक है। तो ये करंट कितना था, IDSS, क्योंकि इससे पहले ये पिंच आया, ठीक है, पिंच आया ना, और एक पिंच वोल्टेज के बराबर ही होता है, ठीक है, ठीक है। IDSS हो गया मैक्सिमम, क्योंकि VGS 0 है। अब क्या करता हूं मैं, VGS इक्वल टू -1 वोल्ट ले लेता हूं। तो जो पहले पिंच, जैसे मान लो पिंच वोल्टेज है 6 वोल्ट की, 1 2 3 4 5 मान लेता हूँ, चलो, है ना, ये मान लेता हूँ पिंच वोल्टेज कितनी है, पिंच वोल्टेज का मोड 5 वोल्ट है। तो मतलब VDS कितना रखना पड़ रहा था अपने को, 5 वोल्ट रखना पड़ रहा था, जब VGS कितना था, 0 था। अब मैंने अगर VGS कितना कर दिया है, -1 कर दिया है, तो VDS कितना करना पड़ेगा, सिर्फ 4 वोल्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और एक 4 में कितना डिफरेंस आ गया, 5 आ जाएगा। इसका मतलब पिंच कम वोल्टेज पे आ गया, तो ये VDS की इसी पॉइंट पे आ जाएगा पिंच, इसी पॉइंट पे पिंच आ जाएगा। इसका मतलब बनाते हैं भाई, ठीक है। तो ये कब हुआ, इसको आप ये कह सकते हो पिंच -1 का लगा दो, VP1 लगा दो, तो इस पर भी कुछ ना कुछ करंट आएगा मैक्सिमम। ये करंट कम क्यों हुआ, ये बताओ। करंट इसलिए कम हुआ क्योंकि VDS कम हो गया ना, अरे यहाँ पे VDS 5 वोल्ट था, यहाँ पे 4 ही वोल्ट है, तो VDS क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, और ये कम हो गया तो करंट कम हो गई, मतलब पिंच अगर कम होगी तो करंट की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैं VGS को कितना कर दूं, -2 कर दूं, तो अब पिंच कहाँ जाएगा, 3 पे ही आ जाएगा। ये लो, तो ये VGS इक्वल टू -1 वोल्ट, ये VGS इक्वल टू -2 वोल्ट, और ऐसे आप और ग्राफ बना सकते हो। तो ये क्या बन गया भैया, आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बन गया। क्या बन गया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बन गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे आप VGS बढ़ा रहे हो, मतलब नेगेटिवली दे रहे हो, वैसे वैसे अपना ID की वैल्यू कम होती जा रही है। इसको ID1 कह सकते हो, इसको ID2 कह सकते हो। तो देखो इनको IDSS क्यों नहीं ले सकते, मैक्सिमम करंट तो ये भी है, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम करंट की डेफिनेशन ये कहती है भैया
कि ये कब है, जब VGS 0 है और पिंच वोल्टेज है। तो इनका पिंच जल्दी होता जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है करंट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो क्या हो गया कि इस केस के अंदर जो करंट होगा ड्रेन टू सोर्स वो मैक्सिमम होगा, और इस केस के अंदर करंट कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे VGS बढ़ाते जाओगे करंट वैसे वैसे कम होता हुआ चला जाएगा। तो हो गया क्या, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन मान लो अब इसमें भी लगातार मैं वोल्टेज बढ़ाता ही जाऊँ VDS, तो क्या हमेशा सैचुरेशन रहेगा? हमेशा सैचुरेशन नहीं रहता है। फिर क्या होता है भाई, ब्रेक डाउन हो जाता है। आपको भी पता है कोई भी जंक्शन है तो भाई ब्रेक डाउन होगा ना। तो फिर क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है आगे जाके, मतलब फिर सडनली जो है करंट बढ़ जाता है यूँ। तो ये रीजन क्या आ गया, ब्रेक डाउन रीजन आ गया। ठीक है। और अच्छा ये बताओ, अगर मैं VGS को किसके बराबर कर दूं, VP के बराबर कर दूं, मतलब जैसे मान लो 5 वोल्ट पे पिंच आ रहा था, उसको मैं डायरेक्ट -5 वोल्ट कर दूं, तो उस केस में VDD कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। अरे इसको पिंच के बराबर कर दिया तो इसके 0 वोल्ट में पिंच बन जाएगी ना। अब VDS कितना है, 0, तो ID कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने VGS को पिंच लेवल के बराबर कर दिया तो ग्राफ कहाँ आएगा, यहाँ पे। ये क्या हो गया, VGS = VP का ग्राफ हो गया। क्लियर है। तो इसके जो नीचे का रीजन है ये होता है कट ऑफ। ये जो अभी देखो, अगर आप इन डॉटेड लाइन को मिलाओगे, इनको मतलब जो मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू है ना, पिंच ऑफ सिचुएशन की जो वैल्यू है, इनको अगर आप मिलाओगे तो एक पैराबोला बनेगा आपका, ये ऐसे ये पैराबोला बनेगा। तो इसके जो इस तरफ रीजन हो गया, ये हो गया ओमिक रीजन। ये कौन सा हो गया, सैचुरेशन, पिंच ऑफ या फिर एक्टिव रीजन। और ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चार्ज गेरेस अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये हो गया ब्रेक डाउन रीजन। और ये कब है, क्योंकि अगर आपने VGS को VP के बराबर कर दिया, अगर आपने नेगेटिव वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर कर दोगे तो क्या होगा, पिंच तुरंत ही बढ़ जाएगा। VDD 0 रखोगे तो भी पिंच बढ़ जाएगा, और पिंच बढ़ गया। अब पिंच बढ़ने के बाद करंट बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, और VDD कितने हैं, 0 है, तो 0 का मतलब करंट 0। ठीक है। तो ये होगा अपना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसके अंदर अपन कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसकी, अपने JFET की, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। ठीक है। और JFET किस तरीके से करंट सोर्स की तरह काम कर सकता है। देखो क्वेश्चन है, JFET जो है कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम कर सकता है, पहली चीज। JFET जो है कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है, कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये कैसे कर सकता है, कमेंट में बताओ आप। ठीक है। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, उस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, DC बायसिंग पढ़ेंगे। ठीक है। चलो ठीक है, स्टे सेफ, टेक केयर।